हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी। जी ठीक है मैम। चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस आप सबने मार्क कर दी होगी, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा चलो। मुझे ये बता दो, आप लोगों ने देखा था लेक्चर परसों वाला जो था? ये स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन सबने देख लिया था? लेक्चर सारा तो नहीं पे। पढ़ा, लेकिन शुरू वाली काफी सारी स्लाइड रीड कर ली थी हमने। चलो मैंने ठीक है। ठीक है, सही है। लेक्चर आप लोग लेक्चर सुनते भी हो ना फिर साथ? जी, वो वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डिंग आपकी होती है वो साथ से ठीक सुनते है, हैं। ठीक हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा बच्चे, पहले मुझे ये बता दो, किसी ने स्टडी डिजाइन से रिलेटेड कुछ पूछना तो नहीं है? कोई चीज माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन बैठी हुई है तो पहले पूछ लो, अदरवाइज मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। किसी ने अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दें। और ऐसे लोग जिन्होंने लास्ट टाइम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं पढ़ा हुआ था, अगर उनको कोई क्वेश्चन है, बाद में निकला था, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं अभी। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कम तो नहीं है? यस मैम, क्लियर है। चलें ठीक है। अच्छा बच्चे, अब जरा ना ये देख लो, क्योंकि अब ऑब्वियसली तुम लोगों को पता ही है कि हम लोग अब जो पेपर पैटर्न होता है उसमें एमसीक्यू काफी होते हैं। तो एक ना सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा डिस्कस करती रहती थी क्लास में, शायद तुम लोगों को बताया था मैंने। राव सॉफ्ट में दिखा भी देती हूँ आज, ठीक है? उसको खोलिएगा कैसे, मेरी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिएगा, अब मेरी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। ऊपर इसका यूआरएल है, ठीक है? ये मैंने जस्ट गूगल के अंदर जाके, सिंपल गूगल के अंदर मैं गई हूँ और मैंने राव सॉफ्ट टाइप किया। जब मैंने राउसॉफ्ट टाइप किया था, तो इसको मैं चलो एक बार बैक करके दिखा देती हूँ। जब आप राउसॉफ्ट टाइप करते हो तो वो सबसे ऊपर ऑप्शन इसकी देता है। आप उसको खोल लो, सैंपल साइज कैलकुलेटर है, ठीक है? देखो मैंने ऊपर राउसॉफ्ट टाइप किया था
उसके बाद नजर आ रहे हैं ना ये आप लोगों को? यस मैम, बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, राउस ऑफ टाइप करेंगे जब हम, तो पहली ऑप्शन ही वो आपको सैंपल साइज कैलकुलेटर की देता है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास एक विंडो खुल जाती है, एक इंटरफेस न्यू खुल जाता है, वो होता है राउसॉफ्ट सैंपल साइज कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, बाकी चीजें भी साइड पे रख देते हैं, बाद में बताती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए, जो उसने ये क्या करता है कैलकुलेटर, ये आपको खुद ही एक सैंपल साइज दे देता है। और अब इसमें देखें, योर रिकमेंडेड सैंपल साइज इज 377। बस अब ये सैंपल साइज अपनी स्टडी में डाल लेते हैं। आपको नहीं पता मैंने कैसे सैंपल साइज कैलकुलेट करना है, बस आप इसे डाल लेते हैं। अच्छा, मैं अजान की बात कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी, तो फिर आप उसमें, अच्छा अब आप एक चीज देख लीजिए, इसके ऊपर कुछ हेडिंग्स हैं। उन्होंने पूछा होता, इसमें ना कुछ चीजों को हम बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखते हैं। उन्होंने पूछा होता जी मार्जिन ऑफ एरर कितना है, तो ये बाय डिफॉल्ट 5% यहाँ छोड़ देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, अभी आप लोगों को टर्म्स नहीं पता, रिसर्च नहीं पड़ी हुई, तो बस अभी इतना देख लो बस कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% इसके अंदर सेट है। इसके अंदर सब चीजें ऑटोमेटिकली ऐसे ही सेट होती हैं, बाय डिफॉल्ट यही वैल्यूज होती है। फिर वो पूछते हैं जी कि व्हाट इज पॉपुलेशन साइज। अब हमें तो पॉपुलेशन साइज नहीं यूजुअली पता होता। ठीक है, कोई भी किसी भी स्टडी को अगर हम ऑब्वियसली किसी पॉपुलेशन पे जब कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता वो टोटल कितनी पॉपुलेशन है जिसमें से हमने सैंपल निकालना है, तो आपको खुद ही कह देता है इफ यू डोंट नो द पॉपुलेशन साइज देन यू कैन यूज 20,000। तो बाय डिफॉल्ट 20,000 उसने रखा हुआ है। तो रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, छोड़ दें, रिसर्च की टर्म है सारी, वो भी 50% है। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट होती हैं, और ये जो सैंपल साइज निकलता है 377 है। अच्छा, ये वेरिएबल है, अगर आप रिसर्च जब पढ़ लेंगे तो अगर आप कुछ चीजें ऊपर ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपको पता है कि जिस स्टडी को मैं एक पॉपुलेशन पे कर रही हूँ, या अगर मैं स्टूडेंट्स पे कर रही हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे कर रही हूँ, तो लेट्स सपोज आपको पता है आपकी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आपसे चेंज कर सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 में से कितना का सैंपल लेना है, फिर मैंने 10,000 जब यहाँ टाइप कर दिया तो उसने 370 दे दिया। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 1,000 बच्चे पढ़ते हैं तो 278 दे देगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे पढ़ते हैं जो आप पॉपुलेशन बना रहे हो, तो वो 80 दे देगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली इसको हम इसे जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे ही इस तरह से ही होता है 377। रिसर्च बेस्ड है सारा, देख लोगे तो वहां पे सर समझा दें कैसे करना है। लेकिन कौन सा मैंने बता दिया है कि सैम्पलिंग टेक्निक में जब पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दो चीजें देख रहे होते हैं, ये हेडिंग्स थी मैथडोलॉजी की। एक आपका सैंपल साइज, तो सैंपल साइज के लिए आपके लेवल पे हम राउसॉफ्ट यूज करा देते हैं, तो बस हम अपने लेवल पे भी ये यूज करते हैं, बिकॉज ये चीज बहुत आसान है, इसमें कुछ सर खपाई नहीं होती कि कितने लोग लेने हैं।
ठीक है। और साथ फिर आप अपनी सैम्पलिंग टेक्निक लगा देते हैं, उसके अलावा सैंपल सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया लगा देते हो, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन देख लेते हो, सैम्पलिंग ड्यूरेशन एक फिक्स कर लेते हो, और ड्यूरेशन फिक्स करने के साथ साथ फिर आप जो है अपने उसको सेटिंग्स मैंने बताई थी, एक टर्म बताई थी सेटिंग्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सेटिंग्स किन किन जगहों पे जाएंगे, या किस किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या किस किस क्लिनिक में जाएंगे, या किस किस एरियाज में जाएंगे, वो चीजें सारी स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो उस तरह से आप अपने सैंपल को अपनी स्टडी में ऐड कर सकते हैं, जिसको हम डाटा कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, रॉ सॉफ्ट मैंने दिखा दी, इसको जरा देख लेना। आएगा ये पेपर में, ऐसे नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड ही आ सकता है कि व्हाट इज राव सॉफ्ट या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राव सॉफ्ट। तो सैंपल साइज को कैलकुलेट करने का ऑनलाइन टूल है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, सैंपल साइज को कैलकुलेट करने का ऑनलाइन टूल है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें से किसी ने? मैं इसे फिर बंद कर रही हूँ। मैम अपने मैंने एक चीज लैपटॉप्स पे पूछनी है जाइएगा। कि जो आपने स्टैंडर्ड बताया कि 377 है, ये हमें ये सॉफ्टवेयर बताएगा कि हमने इतना सैंपल हम्म, साइज रखना है? हाँ, ये सॉफ्टवेयर बताएगा, ये कैलकुलेशन उसकी होती है, और हम इसको रेफरेंस बना देते हैं। हम इसका ना रेफरेंस लगा देंगे, जो रिसर्च जब आप करोगे ना, जब अपने साइनॉप्सिस बनाओगे, तो उसके नीचे इसका रेफरेंस पुट करोगे कि आई यूज्ड राव सॉफ्ट कैलकुलेटर टू कैलकुलेट द सैंपल साइज एंड द सैंपल ठीक साइज है। अकॉर्डिंग टू राव सॉफ्ट वाज दिस। ठीक है, उसका रेफरेंस दे दोगे ना नीचे। जी ठीक है मैम। ठीक है, तो वो उसको इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बिकॉज सैम्पलिंग, ये सैंपल कैलकुलेशन एक बहुत ही ज्यादा सरखपाई है। सैंपल कितना लेना है, कितनी पॉपुलेशन में से, ये बहुत ज्यादा सरखपाई वाला काम होता है। इसके लिए एक और भी फॉर्मूला होता है, जो है बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, तो WHO की वेबसाइट पे सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला रखा होता है एक्सेल शीट में, लेकिन वो भी काफी ट्रिकी है, वो यूज करना नहीं आता, इवन काफी सीनियर लोगों को भी यूज करना नहीं आता। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो, लेकिन वो यूजुअली रेकमेंडेड नहीं है। स्टूडेंट लेवल पे ये बेस्ट होता है, इवन हमने भी अपने पोस्ट ग्रेड में यूएचएस में भी हम लोग यही यूज करते रहे हैं। तो ये आसान है, रेफरेंस बना दें राव सॉफ्ट को, दुनिया यूज कर रही है राव सॉफ्ट। ठीक है, तो ये सैंपल साइज कैलकुलेटर है, जिसके थ्रू आप अपना सैंपल ले सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, कोई भी आप स्टडी करें, चाहे वो स्टडी आप पर्सनली कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंडर कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो सैंपल साइज इस तरह से आसान हो जाती है। दो सॉफ्टवेयर का काम होता है, एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाया है राव सॉफ्ट, ये सैंपल साइज के लिए। दूसरा सॉफ्टवेयर जो भी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, वो डेटा एनालिसिस के लिए है। वर्ड्स याद रख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। दिस इज फॉर सैंपल कैलकुलेशन। जो अब दिखाऊंगी SPSS, दैट विल बी फॉर द डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्ट कितने लोगों का करोगे ये बताएगा। अब उतने लोगों का डाटा कलेक्ट करके नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब उस डाटा को कहाँ डालना है, वो आपको SPSS बताएगा, जो मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ। वो एक्सेल की तरह का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद कर रही हूँ, ये तो ऑनलाइन ही चलता है ना, ये तो ऑनलाइन आपने इसको सर्च करना है।
ये काफी लोडिंग ले रहे हैं, मैंने इसको खोला, पता नहीं काफी लोडिंग ले रहे हैं, बस अभी 1 से 2 मिनट में और मैं इसे देखती हूँ, फिर मैं आप लोग को व्यू करती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। मैम मैंने एक क्वेश्चन भी पूछना था, अभी पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो पूछो, तब तक आप पूछ लो, ये लोडिंग ही रहता जा रहा है। मैंने एक चीज पूछनी थी कि मैं वैसे अपना पर्सनल तौर पे पूछ रहा था, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें हम ज्यादातर हम्म। चीजें रिसर्चली पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा नहीं कि चीजों का क्या एविडेंस पढ़े, देखें। क्या मैंने कह कहा रहे हो जैसे ज्यादा? हम हमारा ये सब्जेक्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसमें ज्यादातर हाँ हम जी हाँ चीजें जी। रिसर्च की पढ़ रहे हैं कि हमने रिसर्च कैसे करनी है और क्या उसके मेथड्स हैं। हम्म। तो कोई ऐसा हाँ नहीं जी कि हाँ जी हम हाँ जी। अपने टर्म्स को उनका एविडेंस देखें कि हमारी ये टर्म्स है तो इनका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये कहती है ये कहती है, ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली जो मैं आपको बताती हूँ, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ना, ये आप ऐसे समझ लो कि इनिशियल सब्जेक्ट है या प्री रिक्विजिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही। ठीक है, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको कोई समझाएगा नहीं कि रिसर्च क्या है, एविडेंस क्या है, ढूंढना कैसे है। अब ढूंढ लिया तो आगे उसको क्या लेकर चलना है, आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। आपसे सिर्फ और हम्म। सिर्फ ये कहा जाएगा कि ये रिसर्च होती है, तो अब आप साइनॉप्सिस बनाना शुरू करें, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि साइनॉप्सिस क्या होता है। अगर एविडेंस नहीं पड़ी होगी तो साइनॉप्सिस का पता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बताऊं ना साइनॉप्सिस के कंपोनेंट, चलो हम तो खैर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अगर जो एविडेंस बेस नहीं पढ़ते, जब वो साइनॉप्सिस बनाने बैठेंगे तो साइनॉप्सिस की पहली हेडिंग सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। अब उसको पता ही नहीं है कि इंट्रोडक्शन मैंने लिखना कहाँ से है, टॉपिक मेरा है, उसको ढूंढना कहाँ से, लिटरेचर रिव्यू में कहाँ से डालूं। लिटरेचर रिव्यू अब जब मैंने डालने हैं तो मेरे पास ऑथेंटिक डेटाबेस कौन से हैं, ऑथेंटिक सर्च इंजन कौन से हैं, कहाँ से लिटरेचर निकालूं मैं जाके। फिर आगे मेथोडोलॉजी में सारी हेडिंग्स आ जाएंगी सैम्पलिंग से रिलेटेड। तो उसको तो पता नहीं होगी जिसने एविडेंस बेस पढ़ा ही नहीं होगा। तो जिसको पता होगी वो भी काम कर सकेगा ना इजीली। ठीक जी, है, मतलब कि ये इसको हमारी अपनी स्टडी को एविडेंस बेस्ड के मुताबिक सिलेक्ट करना, उसको बनाना, वही यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें सिखा तो रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि एविडेंस बेस्ड का ना एक प्रोजेक्ट होगा जो आप लोग अभी करोगे अंडर ग्रेड में, ये भी 9 सेमेस्टर में जाके। लेकिन फिर जब आप चले जाएंगे अपने एमफिल में या आप चले जाते हैं मास्टर्स में, वहां पे दोबारा से थीसिस करना होता है। बिकॉज अब आप कोई भी डिग्री करेंगे कहीं पे भी जाके, चाहे आप पाकिस्तान में हैं चाहे आप इंटरनेशनली हैं, थीसिस एक कोर्स बना दिया गया है 6 क्रेडिटर्स का। ठीक है, थीसिस या प्रोजेक्ट, उसका बेस जो है, उसका जो एक आउटलाइन है वो यहाँ से आती है। एक ठीक चीज। है। सेकंड, आपने नहीं करना थीसिस, आप कहीं और पढ़ रहे हैं, आपके पास थीसिस नहीं है। अब आपने जो अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस देनी है, आपको तो उस चीज को अपडेट करना है नॉलेज। तो आप नॉलेज को अपडेट करने के लिए इंटरनेट का सहारा लोगे, सर्च इंजन का सहारा लोगे, डेटाबेसेस पे जाओगे। तो आपको फिर जब चीजों का पता होगा, सबका 5 स्टेप्स का पता होगा, फिर तभी यूज कर सकते हो ना। क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड का जो हमने शुरू में इंपॉर्टेंस पढ़ी थी ना, वो यही थी कि जी। ये कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न ट्रीटमेंट अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोचेज अब खत्म हो गई हैं, हॉट पैक अब कोई नहीं लगाता, पीएनएफ अब कोई नहीं लगाता। तो जो चीजें अब चल रही हैं अब उनको देख लेते हैं। ठीक है, अप टू डेटेड नॉलेज किताब में नहीं होता और हो भी नहीं सकता। ठीक है तो मैम, वो बस ये मैं सारी चीजें ध्यान लगा था कि रखिए। हमारे अगर हम्म। फॉर एग्जांपल शोल्डर की पेन है उसके एविडेंस बेस्ड हम्म। प्रैक्टिस क्या है, हम ये हम्म। चीजें भी आगे से रिलेटेड पढ़ेंगे, ये उसमें हमने अब वो, सर्च नहीं है बस हमने। हाँ नहीं, हमने हमने उसको फॉलो नहीं करना। उसमें हाँ ये कर सकते हैं कि अगर मैं आपको कभी कोई छोटा सा असाइनमेंट दूं, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट दे दूं कि अपनी पसंद का एक टॉपिक ले लीजिए और उस पर लिटरेचर निकाल लीजिए। अभी तो आप लोग आर्टिकल्स फॉलो कर रहे थे ना, स्टडी जी। डिजाइन फॉलो कर रहे थे, सैम्पलिंग टेक्निक कर रहे थे। अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए कि अपनी पसंद का आर्टिकल ढूंढो, या अगर मैं आपको चलो ये ऑप्शन देती हूँ कि एक अपनी पसंद का टॉपिक पकड़ो और उस टॉपिक के फेवर में कुछ आर्टिकल्स ले आओ और उसके अगेंस्ट ले आओ। लेट सपोज हम कहते हैं जी कि ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन से शोल्डर पेन मैनेज नहीं होती, लेट सपोज एक बात कर दी है कि हाइपोमोबिलिटी नहीं खत्म हो रही ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन से, मैंने ये कह दिया। तो मैं कहूँगी जाओ आर्टिकल ढूंढो जो इसके अगेंस्ट निकाल दो थोड़े से, और कुछ इसके फेवर में निकाल दो, तो लिटरेचर तो हर तरह का मौजूद होगा। फिर अब कौन से लिटरेचर को मैंने अहमियत देनी है मुझे भी पता होना चाहिए। अगर जो आर्ट पिछले सिटी है तो पांच मैं साल का बहुत है। ज्यादा नहीं, स्टडी डिजाइन वाइज बात कर रही हूँ, वो तो होता ही अच्छा। होता है, क्राइटेरिया होता ही है। आरसीटी को मैं बहुत सिग्निफिकेंस दूंगी, केस रिपोर्ट को तो मैं सिग्निफिकेंस ही नहीं दूंगी, वो तो बहुत नीचे लेवल पे आती है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप स्टडीज की ऑथेंटिसिटी को देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली।
अभी तो आप लोगों ने रिसर्च जब करनी है ना, तो आप लोगों को तो अभी लगेगा पता, अभी तो रिसर्च में चीजें बहुत घुमाने वाली आएंगी, लेकिन बेस लाइन यही है, सारा कुछ यहीं से जाके करना है, सारे मैम स्टेप्स अच्छा यहीं होंगे। हमारा बिल्कुल, तो फिर रिसर्च बहुत इजी हो जाएगी। हाँ जी, अगर हाँ जी, हाँ जी, अगर आपने इन चीजों को भी अच्छे से किया है तो रिसर्च बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। चलो अब मैं ना ये दिखाती हूँ आपको यहाँ से, ये मेरा अपने लैपटॉप भी इसने स्लो कर दिया है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, एसपीएसएस दिखाती हूँ आपको। जी ये देखिएगा, कुछ नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आई है कोई? नहीं मैम अभी तक नहीं शो हुई, अब हुई है। अब हुई है कोई? शीट नजर आई है आपको, शीट की तरह कुछ? जी मैम, IBM ठीक है SPSS। बच्चे, हाँ जी ठीक है, ये आपका बेसिकली एसपीएसएस होता है। देखिए मैंने पहले बताया था एक्सेल की तरह लगता है देखने में। अब जरा ये देखो, मेरे कर्सर को देखिए, कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस। ठीक है, ये देखिए ये एंट्रीज हैं, पर्सन नंबर 1 की एंट्रीज के अंदर जाती जाएगी सारी, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने अगर 377 का डाटा है तो नीचे जाते जाओगे, नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसके से एड अप होता जाता है। तो ये राव सॉफ्ट सॉरी ये है एसपीएसएस। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ये डाटा आपका रखता भी है, डाटा कीपिंग भी यही करता है, डाटा स्टोरेज भी यही करता है, और डाटा को एनालिसिस भी इसी यही करेगा। जो डाटा है आपका उसके ऊपर कौन सा स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला लगना है। अब आपके पास यहाँ पे एक और कोर्स का काम आएगा, बायोस्टेटिस्टिक्स, जो कि आपने पढ़ा था शायद थर्ड सेमेस्टर में, शायद सेकंड में। बायोस्टेटिस्टिक्स पढ़ के हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता उसने हमने आगे क्या करना है। बायोस्टेटिस्टिक्स बेसिकली इसी के लिए पढ़ाया जाता है, जो डाटा एनालिसिस होगा उसके अंदर डाटा का मीन निकलेगा, डाटा की कुछ वैल्यूज निकलेंगी, डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन निकलते हैं, कितने फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल जो वैल्यूज निकलती हैं वो बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई होती हैं बहुत सी चीजें, लेकिन करवाया नहीं गया होता क्योंकि आप लोग तब जूनियर लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस दोनों को आपने यूज करना होता है इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी 9 सेमेस्टर में भी होता है जिसमें से साइनॉप्सिस बनता है, और जो है 10 सेमेस्टर उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी खुद नहीं होता, उसमें 6 क्रेडिटर्स का कोर्स होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें आप अपने साइनॉप्सिस को थीसिस में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो 6 क्रेडिट का होता है। तो दिस इज हाउ आपने ये सब्जेक्ट्स यूज करने हैं अपने 9 क्रेडिट आगे लेने के लिए, 6 10 में, और 3 क्रेडिट 9th सेमेस्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये एसपीएसएस है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके वर्जन जो लेटेस्ट यूज करते हैं ये 21st है, लेटेस्ट अब इस वक्त मेरा ख्याल है 24 चल रहा है। तो इस तरह से हम एसपीएसएस को यूज करते हैं, डाटा इसके अंदर सारा रखा जाता है, और इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, फॉर्मूलाज ये खुद ही लगाता है डाटा के ऊपर, अगर ये किसी ये वाला ये कॉलम जिस तरह से मैंने खोला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग ग्राफ्स इसके अंदर बनते हैं। हाँ, जो आर्टिकल्स खोलते हो उसके अंदर ग्राफ्स और टेबल्स दिखते हैं ना, आप लोगों को देखिए हुए ना आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे ग्राफ और टेबल बने होते हैं। तो वो जो ग्राफ्स और टेबल्स होते हैं ना, वो सब ये बना रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम इसे यूज करते हैं डाटा एनालिसिस, डाटा स्टोरेज के लिए। आपने तो अपना डाटा लिया था, क्वेश्चनियर भी लिया था ना, क्वेश्चनियर आप फोटो कॉपी कराओगे। अगर आपने 200 लोगों को सैंपल बनाया है, तो 200 लोगों के पास जाने के लिए यूजुअली हमने ये बनाए होते हैं, क्वेश्चनियर बना लिए होते हैं, फिर उनकी फोटोकॉपीज करा लेते हैं, उसके ऊपर सारी डिटेल फिल कर देते हैं एक दफा। वो डिटेल्स, वो 200 क्वेश्चनियर सारे इसके ऊपर पुट करने होते हैं सब। जब इसके ऊपर पुट कर देते हो तो नाउ दे आर वेस्ट, वो उस काम के नहीं, अब रख देते हैं उन्हें साइड पे बस क्वेश्चनियर्स को। अब सारा डाटा इसके ऊपर है, लैपटॉप खोलते हैं अपना डाटा देखते हैं, उसके बाद आगे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है किसी ने तो पूछना है, तो वैसे मैं से बंद कर रही हूँ। मैम एक चीज मैंने पूछनी थी कि दो मैंने सॉफ्टवेयर बता दिए हैं, एसपी। अभी हाँ आपने जी, बताया कि लास्ट पॉइंट था कि वो जो हम क्वेश्चनियर्स लेते हैं वो हम वेस्ट कर देते हैं और इसी को हम फाइनल अपना समझते हैं। तो वो हम ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे फाइंड करते होंगे हम्म। कि हमने ये जो लिया है ये वाकई ऑथेंटिक डाटा है या मैनिपुलेटेड है हमने।
अच्छा, इसमें बताती हूँ। इसमें अब यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। देखो, आपको मैंने कहा जी 400 का डाटा लो। आप जब रिसर्च करते हो तो रिसर्च के लिए आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है या आपका एक इंस्ट्रक्टर होता है। अब हमने डाटा लिया था या हमने डाटा बनाया था, ये चीजें जिसको ऑनेस्टली यहाँ पे बताऊं अगर मैं बात, तो ये चीजें समटाइम्स सब लोग ऑनेस्टली नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की अगर एग्जांपल दूं, 400 का डाटा लेना है, वो 50 का ओरिजिनल लेके उसकी कॉपी बना देंगे या उसको डुप्लीकेट कर देंगे या उसको वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, इस चीज को रोकने का अभी तक कोई तरीका नहीं है। इस चीज को आप नहीं रोक सकते। हाँ, इसमें ये ऑप्शन एक आ जाती है, यूनिवर्सिटी लेवल में ये किया जाता है कि स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है जब तक आप थीसिस डिफेंस नहीं दे देते, अपने क्वेश्चनियर्स को ज़ाया नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे, और अगर हमने आपसे मंगवाया तो आप हमें ला के दिखा देंगे कि ये देख लीजिए 200 का क्वेश्चनियर फील्ड ये है। ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी रिसर्च अपने मुल्क में बैठ के कर रहे हैं और वो आप अपनी रिसर्च पब्लिश करवाना चाहते हैं इन द ऑस्ट्रेलिया, तो वहां आप क्या करोगे, आप उनको कैसे श्योर करोगे कि मेरा डाटा ऑथेंटिक है। एक कहा जाता है कि एक सॉफ्टवेयर है कोई, उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेशनली, पाकिस्तान का मुझे नहीं आइडिया, उस सॉफ्टवेयर को हो सकता है पाकिस्तान में भी शायद यूज होता हो। जो लोग जिनके जर्नल्स होते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज के, उनके पास वो सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो लोग डाटा डाल के उसकी ओरिजिनलिटी देख सकते हैं। ये बात जो है, जो मैंने सुनी हुई है। ठीक है, तो ये कहा जाता है। तो स्टूडेंट लेवल पे तो हम ये कर सकते हैं कि उनसे कह सकते हैं कि जब तक वो हमारा स्टूडेंट है कि आप क्वेश्चन ये संभाल के रखेंगे और हमें दिखा देंगे, जरूरत पड़ने पे पेश कर दीजिए कि ये देखिए मेरे पास फील्ड है। तो अगर बच्चे ने फील किया है तो ऑब्वियसली उसने इनको पुट किया होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं करते। यहाँ पे कोर ट्रेंड भी है। यहाँ पे कोर ट्रेंड ये है कि हम लोग पैसे दे के भी डाटा बनवा लेते हैं, हम लोग पैसे दे के SPSS शीट बनवा लेते हैं। अगर आप अच्छी रिसर्च कर लेंगे, अपने फायदे के लिए कर लेंगे, तो आपका ही फायदा, चीजें सीख लेंगे। अगर आप 2 नंबर ही करेंगे तो फिर आपके नुकसान होगा, आपको समझ तो नहीं आएगा। 10 से 15 तक, 30,000 तक में रिसर्च पूरी बन जाती है, थीसिस बन जाता है। लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। आप अपना थीसिस पूरा, चलो थीसिस भी पूरा हो जाएगा तो आप आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकोगे। आर्टिकल पब्लिश, अगर लेट सपोज आर्टिकल भी पैसे देके बनवा लेते हो, तो उसके बाद अगर कल को आप जाते हैं इंटरनेशनली कहीं पर भी, अब जो चीजें, जो जॉब में जब आप इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है 2 से 3 चीजें बहुत पूछते हैं जो अब इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक, रिसर्च रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एविडेंस रिलेटेड भी थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं, रिसर्च बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं। और उसका तरीका यही होता है कि वो ये नहीं पूछते हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं उससे करेंगे कि ये बता दो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन क्या है या प्रेवलेंस किसे कहते हैं। वो बस ये यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, व्हाट वाज योर स्टडी टॉपिक एंड व्हाट वाज योर थीसिस टॉपिक इन द अंडरग्रेड लेवल। जो हम लोग भी अपने यहाँ पे पूछे जाते हैं, हम लोगों से भी वो बच्चा बता देगा जी ये मेरा स्टडी जो था टाइटल था। फिर आगे से उसी से, मेरे पास अब उसका थीसिस नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे। आपका स्टडी डिजाइन क्या था, आपने डाटा कहाँ से लिया था, डाटा मिल गया था, डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया था, इस तरह से क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जॉब के लिए, तो ऑब्वियसली अगर आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हो, तो फिर तो आप अगर आंसर करोगे तो ही उनको पता चलेगा आपने काम किया। अगर आपने नहीं किया तो आपका, वो तो आपके बारे में ही कमेंट देगा कि ही डज नॉट नो एनीथिंग। तो फिर वो ये चीजें बड़ी लैक करती हैं, और अब ये चीजें पूछी जाती हैं। अब ये बहुत पूछा जा रहा है जॉब में, थीसिस से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है यूजुअली। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको आनी चाहिए। एक और चीज, अगर आपने जो है ये बात तो खैर मैंने पहले भी बताई हुई है कि रिसर्च आर्टिकल के अब नंबर देना शुरू कर दिए इन लोगों ने। और आपने अगर जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है तो समटाइम्स उस पर्सन को प्रेफर नहीं करते हैं जिसका CGPA ज्यादा है, उसको प्रेफर करते हैं जिसकी रिसर्च पब्लिश्ड है या पब्लिश होने वाली है, जिसने किसी जर्नल में भेजी हुई है। तो अब जॉब्स के क्राइटेरिया बदल गए हैं। तो अगर आपने प्रोफेशनली एक्सेल करना है तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी बात बताई हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और रिफा वाले उन कैंडिडेट्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं जॉब्स के लिए जिनका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है इसमें एकेडमिक्स में। ठीक है, तो इस चीज के लिए फिर आपको काम करना पड़ता है। और सबसे आसान तरीका है, अपनी अंडरग्रेड स्टडी अच्छी कर लें, उसी में से एक आर्टिकल निकाल लें,
उसको जर्नल में भेज दें, जर्नल उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिवाइज करने के लिए कहे, उसको चेंज करने के लिए कहे, वो बात की बात है। आपने एक जर्नल को अप्रोच किया है, आप किसी को आंसर कर सकते हैं, जी मैंने अपना आर्टिकल भेजा हुआ है और मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें हमें समझनी पड़ेंगी टाइम के साथ साथ। जी यूनिवर्सिटी के ठीक अंदर है बैठ मैम। के नहीं पता चलता भाई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बड़ी अच्छे से बता दी हैं, तो ये चीजें अपने लिए ही आपको करनी पड़ेंगी, ठीक हो क्या? इंशाल्लाह चलो, मैम। अच्छा जी, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, इनके नाम बस याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में मैं डाल दूंगी फाइनल्स के। अच्छा जी, अब मैं आपको जरा जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ स्टडी डिजाइन का। देखो हमने बहुत बात कर ली है हायरार्की और पिरामिड की, बहुत ज्यादा हमने इस बारे में बात कर ली है, लेकिन चीजों को ऐसे समझना मुश्किल होता है जब तक उनको देखा ना जाए, ठीक है। तो स्टडी डिजाइन के बारे में जो बात करें, मैं लेक्चर भी साथ खोल लेती हूँ। स्टडी डिजाइन के बारे में अभी इतना बताती हूँ, पहले सिंपल कर देती हूँ इसको। स्टडी डिजाइन को ना दो में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दो में डिवाइड करें तो आपने दो ऑप्शंस बना देनी है। एक कैटेगरी आप बना देंगे जी, एक कैटेगरी आप बना के रख दें एक्सपेरिमेंटल की, और एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम दे दीजिए इंटरवेंशनल। एक कैटेगरी, उसके दो नाम हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल। दूसरी कैटेगरी आप बना दीजिए नॉन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल की, ठीक है। दो कैटेगरीज मैं आपको बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल, और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी नॉन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल और या जो इंटरवेंशनल है वो आगे से दो में डिवाइड हम कर देते हैं। एक हमारे पास उसमें आ जाती है आरसीटी या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। आरसीटी या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मैं स्लाइड भी साथ खोल लेती हूँ। और दूसरी इसके अंदर आ जाती है नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या नॉन आरसीटी, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी है उधर से आपके पास नॉन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल, उसको हम नीचे से डिवाइड कर देते हैं एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव में। ठहरो मैं इसको ना पीपीटी अपनी वाले साथ खोल लेती हूँ। ये बेसिक इसकी एक वो है, डिवीजन है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ बस मैं खोल रही हूँ, मेरा ना लैपटॉप पता नहीं थोड़ा सा स्लो हो गया, मैं कर रही हूँ इसको। हाँ जी, शो हो गई है आप स्टडी डिजाइन? यस मैम शो हो गई। चलिए सही, अच्छा जी। अच्छा इसके अंदर वो ना मैंने वहां से मैं खोल देती हूँ, पहले जो डाला हुआ है यहाँ से आ जाओ, चलो। अच्छा जी, मैंने आपको बात बताना शुरू की थी जी, ऑब्जर्वेशन स्टडीज या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को हम कैटेगरी 1 बना देते हैं, और एक और कैटेगरी हम बना देते हैं, या एक्सपेरिमेंटल नाम दे देते हैं या इंटरवेंशनल नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैंने अभी कैटेगरीज बोली है सिर्फ अभी उन पे रहना, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल को ना हम, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को हम ट्रायल्स भी कहते हैं, ट्रायल, TRIAL ट्रायल्स, ठीक है। इसके लिए वर्ड हम क्लिनिकल ट्रायल भी यूज कर लेते हैं या ट्रायल भी यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने बात कर ली है जी, एक्सपेरिमेंटल आगे से दो में डिवाइड होती हैं। एक होती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, या जिसको हम RCT कहते हैं, और सेकंड होती है नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, नॉन RCT। रिपीट कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल को आगे से दो में डिवाइड किया जाता है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की तो एक पूरी डिटेल है, हम पढ़ेंगे अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक हो गया।
अच्छा, और दूसरी हो जाती है जी नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल खुद स्टडी डिजाइन था, लेकिन नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंडर जो स्टडी डिजाइन आता है ना, उसका नाम होता है कुजाई एक्सपेरिमेंटल। कुजाई, QUASI, कुजाई एक्सपेरिमेंटल। कुजाई हम ऐसे समझ लो फेक को कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल के आगे से दो अंडर, एक्सपेरिमेंटल के अंडर दो स्टडी डिजाइन आते हैं, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। एक्सपेरिमेंटल खुद स्टडी डिजाइन नहीं लगता, या आप RCT लगाते हो या आप नॉन RCT लगाते हो। RCT लगा लो, नहीं तो फिर आप नॉन RCT में से कोई एक्सपेरिमेंटल लगा लो। ठीक हो गया, ये हो गया एक चीज। ये एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल है, ये हमने पढ़नी है डिटेल में। उसके बाद सेकंड आ जाइए ऑब्जर्वेशनल या नॉन एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल आग से दो तरह की होती हैं। ऑब्जर्वेशनल में कौन सी कैटेगरीज आती हैं? एक आती है एनालिटिकल, एनालिटिकल, और दूसरी आती है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, टर्म्स देख लीजिए। ऑब्जर्वेशनल को हम डिवाइड कर देते हैं एनालिटिकल में और डिस्क्रिप्टिव में। अब एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव के ना अंदर होगा क्या, इसमें ऐसा क्या फर्क है कि हमने दो कैटेगरीज बना दी है ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल के अंदर कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करनी, कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करनी, बस आपने देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं डालना उसके अंदर, कोई मेडिसिन कुछ नहीं डालनी। हाँ, जो डालना होता है एक्सपेरिमेंटल में डाल सकते हैं, टेक्निक डालनी है, कुछ भी डालना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जो एनालिटिकल है और जो डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल को हम ना इन्फेरेंशियल स्टडी भी कहते हैं। अच्छा, एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव में फर्क क्या होता है? एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव में फर्क ये होता है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ना वो जरा सिंपल होती है। वो सिंपल है, अगर वो ज्यादा सिंपल है तो वो उसका एविडेंस का लेवल और कम होगा। जो एनालिटिकल है वो डिस्क्रिप्टिव से ऊपर होती है। एनालिटिकल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, डिफरेंस बताती हूँ अभी। और जिस तरीके से मैंने बात की थी रेंडमाइज्ड और नॉन रेंडमाइज्ड में, तो रेंडमाइज्ड क्वालिटी ऑफ एविडेंस में ऊपर होती है, नॉन रेंडमाइज्ड उससे नीचे होती है। ये याद रखनी है आपने बात। सबसे ऊपर तो आपकी मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यूज है ना, उसके बाद RCT आती है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नॉन RCT आती है। ये बात याद रखनी है, ये कुछ चीजों पे ऐसे वो एक जगह ही लिख जाते हैं। तो ये नॉन रेंडमाइज्ड, रेंडमाइज से नीचे के लेवल पे है एविडेंस में। ये चीजें आपके MCQs में आएंगी, ठीक है। तो रेंडमाइज्ड ऊपर है, नॉन रेंडमाइज्ड ऊपर है। इसी तरीके से एनालिटिकल एविडेंस में ऊपर है और डिस्क्रिप्टिव नीचे है। जो अगर अभी हायरार्की ऑफ एविडेंस दिखाती हूँ, तो जो केस सीरीज और केस रिपोर्ट जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं वो नीचे होती हैं। एनालिटिकल होंगी ना, केस कंट्रोल और केस रेफरेंस, या जो दूसरी हैं वो ऊपर आएंगे। देखें, ये देखो, अब ये देख लो, सबसे ऊपर सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस, फर्स्ट एविडेंस लेवल, ठीक है। सेकंड आ गई है RCT। RCT एक्सपेरिमेंटल उसने डाल दिया, उसने नॉन RCT नहीं डाली, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पेपर में नहीं आएगी। मैंने बता दिया बात कि RCT से नीचे होती है नॉन RCT, ठीक है। ये वाली हेडिंग बना लो क्लिनिकल ट्रायल की। मैंने आपको क्लास में जो लिखवाई थी मैंने क्लिनिकल ट्रायल की बताई थी, और क्लिनिकल ट्रायल को आगे रेंडमाइज नॉन रेंडमाइज डाल दो। रेंडमाइज ऊपर वाली कैटेगरी में डलेगा और नॉन रेंडमाइज नीचे वाली कैटेगरी में डलेगा, ठीक है। उसके बाद कोहॉर्ट स्टडीज थी, फिर केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल थी। ये दोनों एनालिटिकल स्टडीज हैं, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल, ये दोनों एनालिटिकल हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बात। और केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है। मैंने कहा है कि ये नीचे वाले लेवल पे आती हैं। तो केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स दे बिलोंग टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइंस, व्हाइल द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड द केस कंट्रोल स्टडीज दे बिलोंग टू द एनालिटिकल स्टडी डिजाइंस। और कोहॉर्ट भी एनालिटिकल में आती है, ठीक है। केस कंट्रोल, कोहॉर्ट और क्रॉस सेक्शनल, ये तीनों आपकी एनालिटिकल स्टडीज हैं। यहाँ पे ना हमारे पास कोई हो ना जो मार्कर टाइप किसी तरीके से, तो उसे मैं बना दूं। तो ये तीन आपकी हैं जी एनालिटिकल स्टडीज, ये है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, और RCT है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और नॉन RCT भी आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आती है, ठीक है। तो अब स्टडी डिजाइन को हमने एलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। ये हायरार्की ऑफ एविडेंस वाली बात समझ आई है बच्चे? किस तरीके से कैटेगरीज में डालना है क्लास, बाकी बच्चे भी बता दें, समझ आ गई है बात? MCQs आएंगे तो आप लोगों ने बुलेट्स नहीं माने, जो कि मुझे लग रहा है। मैम ठीक यस मैम आ है, गई। इसको देखते हैं। मैम रिपीट कर ठीक है दें, जी। दफा रिपीट अच्छा जी, कर दें। डिस्क्रिप्टिव और अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैम रिपीट कर दें एक दफा से ये पायरामिड डिस्क्रिप्टिव और वाला। एनालिटिकल में डिफरेंस देख लीजिए। बच्चे सॉरी, रिपीट करो क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि पायरामिड में जो आपने बताया वो एक दफा रिपीट कर दें पॉइंट्स। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ।
हायरार्की ऑफ एविडेंस में जो पिरामिड होता है इसमें हमने स्टडी डिजाइन्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इसमें कैटेगरीज नहीं होती। कैटेगरीज तो मैंने आपको आज बताई हैं, क्लास में हम पहले टर्म्स ही यूज करते थे उनकी। जो सबसे ऊपर है ना सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस, इनको तो छोड़ ही दीजिए ना, ये किसी कैटेगरी में इनमें से नहीं आते, बिकॉज ये तो कलेक्शन होते हैं डाटा की, हम बाद में देखेंगे। तो सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस ये तो टॉप लेवल पे होते हैं एविडेंस के ना, इनकी तो टॉप क्वालिटी होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम रिलायबल होते हैं, मैक्सिमम क्वालिटी वाले होते हैं, तो इनको छोड़ दें साइड पे। अब नीचे आ जाए पर्पल कलर में RCT या कंट्रोल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल, नाम देख लो, कंट्रोल ट्रायल भी इसी को कहते हो, क्लिनिकल ट्रायल भी इसी को कहते हो। तो ये है आपका पहला स्टडी डिजाइन जो यहाँ पे शुरू होगा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन के आगे दो कैटेगरीज हैं, RCT और नॉन RCT, तो वो दोनों यहाँ आ जाएंगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन की, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन में RCT और नॉन RCT आते हैं, वो थर्ड और फोर्थ लेवल पे आ जाएंगी। या ऐसे भी कह सकते हो, ये सेकंड है ना तो 2A और 2B कर दो, ठीक है, 2A और 2B भी बना सकते हैं। 2A में RCT डाल दें और 2B में नॉन RCT डाल दें, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन से बिलोंग करेगा। उसके बाद नीचे चले जाइए, कोहॉर्ट स्टडीज हैं, केस कंट्रोल स्टडीज हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं। ये तीनों अब नॉन एक्सपेरिमेंटल की टाइप हैं, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और कोहॉर्ट। ये ऑब्जर्वेशनल की टाइप है एनालिटिकल वाली में से, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल की भी दो कैटेगरी से नीचे से। तो ऑब्जर्वेशनल में जो एनालिटिकल है वो क्रॉस सेक्शनल आ जाएगी, कोहॉर्ट आ जाएगी, और केस कंट्रोल आ जाएगी एनालिटिकल टाइप ऑब्जर्वेशनल की। और जो नीचे पड़े हुए हैं केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स, ये भी ऑब्जर्वेशनल की टाइप है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएंगी, ठीक है। ये बात बताई है मैंने, ठीक हो गया। हायरार्की ऑफ एविडेंस, यहाँ पे उसने वही बात कर दी, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में जी एनालिटिकल में कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शन उसने डाल दिए, और डिस्क्रिप्टिव में फिर उसने क्रॉस सेक्शन डाल दिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में तो एक दफा डाटा लेना होता है, दोनों में भी आ सकती है। तो डिस्क्रिप्टिव में वो कहता है जी कि केस सीरीज और केस रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये उसने यही डिवीजन कर दी हुई है, ये यहाँ पे दो देख लीजिए पॉइंट्स, और ऑब्जर्वेशन में डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल देख लो। डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पॉपुलेशन में ऐसा क्यों हो रहा है, या एक्सेट्रा कुछ भी, बस आप ये बताओगे जी कि इस पॉपुलेशन में ऐसा हुआ है या ये चीज है। आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, दैट्स इट। मुझे ये कंसर्न नहीं है कि वो कब पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, कौन से कोर्स में पढ़ते हैं, बस सिंपल देखेंगे, जस्ट टू डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। केस रिपोर्ट का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, केस रिपोर्ट, जिसमें हम किसी केस हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं, वो केस रिपोर्ट होती है। तो वो तो सिंपल होती है, बस ऐसे हम देखते हैं सिम्टम्स क्या, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और प्रोग्रेशन क्या है डिजीज की, दैट इज जस्ट अबाउट द केस रिपोर्ट, ठीक है। तो केस रिपोर्ट बहुत सिंपल सी है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं होती है। ये नहीं देखा जाता कि वो स्मोकिंग करता है तो उसका मसला बढ़ रहा है, या वो नहीं करता तो बढ़ रहा है, ठीक है। सिर्फ आप देखें कि क्या चल रहा है, जस्ट मेन फीचर्स देख लें, इसीलिए सिंपल स्टडी, इसमें डिटेल नहीं होती, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्योंकि एनालिटिकल स्टडीज में डिस्क्रिप्शन से आगे जाते हो आप, व्हेन वेयर यू गो बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, और एक स्पेसिफिक एसोसिएशन देख ली जाती है कि अगर एक पर्सन आपके पास आता है जिसको हम कहते हैं जी लंग की कैपेसिटी कम है, तो हमने डिस्क्रिप्टिव में बस ये देखना है जी कि लंग की कैपेसिटी कम है या नहीं, यस और नो, डिस्क्रिप्टिव पे इतना कंसर्न हो। लेकिन आप एनालिटिकल में कॉम्प्लेक्सिटी में जाना चाहते हैं, एनालिटिकल स्टडी में हम ये देखेंगे कि पर्सन ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स को एक्सपोज्ड होता है कि इसकी लंग की कैपेसिटी कम है, ये एनालिटिकल आ जाएगी, ठीक है। उसमें स्टडी करोगे आप चीज को, ठीक हो गया। तो एनालिटिकल स्टडी में आप एसोसिएशंस देख सकते हो, रिस्क फैक्टर्स देख सकते हो, एक्सपोजर्स देख सकते हो, आउटकम्स देख सकते हो। ये न्यू टर्म्स अब यूज हो रही हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल स्टडीज आपके पास एविडेंस में थोड़ा ऊपर आती हैं एज कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव। तो एनालिटिकल स्टडीज में हम एसोसिएशंस देखते हैं, डिस्क्रिप्शन से आगे जाते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी लंग कैपेसिटी कम है, डिस्क्रिप्टिव में कह दिया। एनालिटिकल में देखोगे वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता, कोई फैमिली हिस्ट्री से ताल्लुक तो नहीं है, एज रिलेटेड तो लंग कैपेसिटी कम नहीं है। एज का ताल्लुक अगर आप देख लो लंग कैपेसिटी से, तो ये एसोसिएशन में आ जाएगी, क्योंकि एज भी वेरिएबल बना देंगे और लंग कैपेसिटी भी वेरिएबल बना देंगे। चीजें समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही है यहाँ पे आपको क्लास? नो मैम। ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में मैंने ये बात की हुई है, आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी भी किस्म की टेक्निक अप्लाई करते हैं, लेट सपोज आप ये कर लो, आप कहते हो मैं अप्लाई कर लेती हूँ ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन और फिर देख लेती हूँ उसका इफेक्ट, ठीक है। तो जहाँ पे आप इफेक्ट देखते हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू अप्लाई सम टेक्निक बाय योरसेल्फ,
एक्सपेरिमेंटल में खुद लगाओगे तो होगा। अगर आपने किसी और की लगाई हुई टेक्निक का इफेक्ट देखा है तो वो फिर ऑब्जर्वेशनल हो जाएगी, आपने खुद नहीं अप्लाई की हुई, ठीक है, वो फिर ऑब्जर्वेशनल में जाती है। तो ये बहुत बेसिक डिवीजन है। यहाँ तक मुझे बताइए, कुछ पूछना तो नहीं आपने बच्चे? कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे भी पूछ लें। आगे केस रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी बताया था। केस रिपोर्ट जिस तरह से हम केस हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने तो की हुई अपनी फिल तो की हुई एससीपी की कॉपीज। एससीपी की कॉपीज में जो पेशेंट का पूरा परफॉर्मा होता है, साइन एंड सिम्टम्स, डेमोग्राफिक डाटा, इन्वेस्टिगेशंस, सारी चीजें जो आती है ना, वो केस रिपोर्ट होता है। वो जो 3 से 4 सफ़े होते हैं ना आप लोगों के केस हिस्ट्री के, ऐसे ही फिल किए हुए ना आप लोगों ने? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो वो केस रिपोर्ट होता है, ठीक है, जैसे उसमें आपने प्रेजेंट कर दिया ये सिम्टम्स है, ये सारी डिटेल थी, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, वो सारा केस रिपोर्ट होता है। उसी को हम केस हिस्ट्री, केस रिपोर्ट कहते हैं, जो आप लोगों ने फिल किए हुए हैं एससीपी में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए केस सीरीज में। हम क्या करते हैं, केस रिपोर्ट एक पर्सन की लेते हो, जैसे आप एक पर्सन का एक बनाते थे हिस्ट्री के साथ आगे डिटेल, जिसे हम केस रिपोर्ट कह रहे हैं। तो अगर आप केस रिपोर्ट की कलेक्शन की बात करोगे तो वो केस सीरीज हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल केसेस अगर पुट कर दोगे, लेकिन उनका डायग्नोसिस एक होना चाहिए ना, या एक फील्ड के होने चाहिए, ठीक है, तो वो आपके केस सीरीज हो जाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ केस रिपोर्ट्स इज नॉन एज केस सीरीज। उसके बाद क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन में मैंने आपको बताया हुआ है, ऑब्जर्वेशनल की वो टाइप होती है, या ऑब्जर्वेशनल की अगर ना भी हो तो ये वो स्टडी डिजाइन होता है, इसमें आप सिर्फ यू कलेक्ट डाटा ओनली फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड, ठीक है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन। अगर आपने एक से ज्यादा दफा लेना है मुख्तलिफ टाइम पे, तो क्रॉस सेक्शनल नहीं रहेगा, वो लॉन्गिट्यूडनल में बदल जाएगा, ठीक हो गया। और एक और टर्म यहाँ पे याद कर लीजिए, अगर हमने ये करना है बच्चे, डाटा लेने के लिए हमने मल्टीपल टाइम्स लेना है, तो हम उस कैटेगरी के लिए भी नाम बना देंगे ना कि आपने कब कब डाटा लिया था, ठीक है। तो अगर 2 दफा डाटा हो जाएगा तो हम बना देंगे नाम प्री एंड पोस्ट, ऐसे कर देंगे, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है, प्री एंड पोस्ट बना देते हैं। और इस तरीके से फिर हम डाटा को स्पेसिफाई कर देते हैं। और अगर आपने उससे भी ज्यादा दफा डाटा लिया है तो फिर आप कोई ना कोई हेडिंग दे के बना देते हो। लेट्स सपोज आप कह देते हो डाटा एट 1 वीक, डाटा एट 4 वीक, डाटा एट 6 वीक, डाटा एट 8 वीक। वो फिर आपने अपने अकॉर्डिंग ना उसको फिर करना होता है, नेम करना होता है। 2 दफा तो फिर प्री पोस्ट से भी काम चल जाएगा, ठीक हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज ये होती हैं। उसके बाद आ जाइए जी केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में नाम से पता चल रहा है कि 2 ग्रुप लिए होंगे। एक ग्रुप, ये देखो केस एक ग्रुप है, ठीक है, केस को एक ग्रुप कहना है, कंट्रोल को दूसरा ग्रुप कहना है। 2 ग्रुप्स को लेना है यहाँ पे, इस स्टडी में कंपैरिजन हो जाता है। केस वो पर्संस होते हैं जो डिजीज होते हैं या जिसमें सिम्टम्स होते हैं, जबकि कंट्रोल वो लोग होते हैं जिसमें कोई डिजीज और कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। ये बात याद कर लीजिए। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, पार्टिसिपेंट्स को एक आउटकम स्टेटस के अकॉर्डिंग रिक्रूट तो कर लोगे, लेकिन जो एक ग्रुप होगा उसमें डिजीज होनी चाहिए और सिम्टम्स होने चाहिए, जिसको हम केस कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें कोई डिजीज कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। केस कंट्रोल में 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक हो गया। केस कंट्रोल स्टडी हमेशा 2 ग्रुप से मिलकर बनती है, नाम से पता चल रहा है केस कंट्रोल, केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल में कुछ कंट्रोल हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। केस हमेशा डिजीज इंडिविजुअल है। जरूरी नहीं है कि वो बीमार लोग हों, उनको कोई हल्की सी पेन भी हो सकती है, कोई कंप्लेन किसी भी किस्म की हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फुल फ्लेज बीमार पेशेंट्स होंगे। हल्की, जैसे आपकी क्लास में वो बच्चे, हम केस कंट्रोल आपकी क्लास में बना लेते हैं, वो बच्चे जो ज्यादा देर तक जब स्लाइड वो देखते हैं, मल्टीमीडिया को देखते हैं, तो वो स्टूडेंट जिनकी नेक में टाइटनेस आना शुरू हो जाती है मसल्स में, वो केस में आ जाएंगे। और वो बच्चे कंपैरिजन में होंगे, वो भी तो आपके वो क्लास वो वाले स्टूडेंट्स भी तो उतना ही टाइम देखते हैं स्लाइड्स को, उनकी नेक में टाइटनेस नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया है, ये नहीं है कि आपने उसको कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर लेना है, तो आप क्राइटेरिया बना लेते हो कि क्या क्राइटेरिया केस कंट्रोल का, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ केस कंट्रोल स्टडी। आराम आराम से बता रही हूँ क्योंकि चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। उसके बाद आ जाइए जी कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में क्या करते हो? अच्छा, यहाँ पे ना मैं पीछे यहाँ पे 2 टर्म्स और बता जाती हूँ आपको। 2 टर्म्स हैं, शायद आपने टर्म्स पढ़ी ही होंगी क्योंकि हमने आर्टिकल से काफी निकाले हुए हैं। एक टर्म होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव, PROSPECTIVE, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव देखते हो टुवर्ड्स द फ्यूचर, आगे की तरफ, प्रेजेंट की तरफ, आगे को क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप आगे की डायरेक्शन में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन होता है।
और अगर आप पीछे जाते हैं, बैक में जाते हैं, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव दो टर्म्स हैं, टाइम इसमें रेफरेंस होगा, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। टाइम इज ऑलवेज अ रेफरेंस, तो प्रोस्पेक्टिव जिसमें हम आगे को देखते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव पीछे को देखते हैं। लेट सपोज आपकी क्लास में जिस तरह से मैंने भी बात की है मल्टीमीडिया वाले, अब इन लोगों का जब मैंने रिट्रोस्पेक्टिवली डाटा लेना है ना, तो मैं ये नहीं पूछूंगी उनसे, ये नहीं, मुझे इसमें कंसर्न नहीं है आजकल कितने लेक्चर्स पढ़ रहे हो या आजकल कितनी स्लाइड्स देख रहे हो। मैं इनसे पूछूंगी पिछले एक वीक में आपने कितने लेक्चर्स थे जो आपने ऐसे गर्दन ऊपर उठा के मल्टीमीडिया को देखा था, तो मैंने पीछे का डाटा पूछा, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव में डलेगा, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव में आप इसको इसी तरह से डाल देंगे कि आपके कितने लेक्चर्स हो रहे हैं आजकल जिसमें आपने मल्टीमीडिया को देखना होता है, तो मैं आगे को पूछ रही हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात है, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक हो गया। प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, इसी के अंदर ही यहीं पे फिट होते हैं कि आपने आगे को जाना है या पीछे को जाना है टाइम के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, कोहॉर्ट स्टडी में आप ये करते हो, कोहॉर्ट स्टडी में बेसिक कोहॉर्ट का वर्ड ना ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कोहॉर्ट एक ग्रुप होता है, लोगों के एक ग्रुप को कहते हैं। ये ग्रुप का करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक में पता चलेगा कि हमने सैम्पल सिलेक्शन में कौन से लोग लिए थे, क्या इंक्लूडिंग क्राइटेरिया बनाया था, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स वहां से निकलते होते हैं कोहॉर्ट के। तो कोहॉर्ट जो भी हमने बनाया, ग्रुप जो भी हमारा था, कोहॉर्ट स्टडी में हम यूजुअली दो ग्रुप्स ले लेते होते हैं। एक हम वो ग्रुप ले लेते होते हैं जो एक्सपोज होता है किसी कंडीशन को, और सेम हम एक और ग्रुप लेते हैं जो किसी कंडीशन को एक्सपोज नहीं होता। लेट सपोज हम में से वो लोग जो बहुत ज्यादा बहुत ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो कोहॉर्ट है जो एयर पोल्यूशन को एक्सपोज्ड है, ठीक है। अब एक और जो है, हम एक और ग्रुप ले लेते हैं, एक और कोहॉर्ट लेते हैं, वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम इन दोनों कोहॉर्ट्स को, दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें एक्सपोजर की बात आती है। केस कंट्रोल में हमने डिजीज या सिम्टम्स होने वालों को ही लेना है, जबकि एक्सपोजर के अंडर जो सिर्फ लोग आते हैं ना, जिसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं, उसको डिजीज हो सकता है ना हो, उसमें रिस्क फैक्टर्स का होना जरूरी है, वो कोहॉर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोजर स्टेटस देखा जाता है, वो कितना एक्सपोज्ड है किसी रिस्क फैक्टर को, वो कोहॉर्ट में आता है। और जिसमें कोई कॉज बन चुका हुआ है, कोई रिस्क फैक्टर जिसने सिम्टम कॉज कर दिए, वो केस में आते हैं, ठीक है। तो ये केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में डिफरेंस है, इसको हम आगे आगे चीजों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने तो मुझसे पूछ लें अभी, इसको मेरा ख्याल है यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि एक चीज है, चीजें मुश्किल है। कोई क्वेश्चन हो तो अपना पूछ लें। हाँ जी, एक आपने बताया कि केस रिपोर्ट है और एक है वो, केस ये सीरीज। थोड़ा सा केस सीरीज। अब केस रिपोर्ट में आपने बताया कि एक रिपोर्ट को लेते हैं, तो जब हम वैसे कोई स्टडी डिजाइन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, या जैसे आज आपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि सैंपल साइज तो हम काफी ज्यादा लेते हैं, जैसे 377, तो वो केस रिपोर्ट और केस सीरीज में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि हाँ, केस मैं आपको सीरीज में बताती भी हूँ, देखो डिफरेंट सैंपल आपने ले रहे हैं। सैम्पल, मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखो, हायरार्की ऑफ एविडेंस है ना, हायरार्की ऑफ एविडेंस खोल के अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मेरी स्क्रीन आपको शो होती है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? अभी केस रिपोर्ट सामने आ रहा है, अब आ गया, यस। चलो अब देखो, ठीक है। अब देखो जो है आरसी सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस को तो छोड़ ही देना, साइड पे कर दें। अब आ जाए कोहॉर्ट स्टडी, आरसीटी, कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, इनके लिए हम सैंपल कैलकुलेट करते हैं। देख रहे हो ये चार, इनके लिए सैंपल कैलकुलेशन होती है, क्योंकि हम अब डीपली जा रहे हैं ना एक एक स्टडी डिजाइन में। ये सारे हमारे हैं जिनके लिए हमें सैंपल लेने हैं। केस रिपोर्ट के लिए सैंपल नहीं लेना, क्योंकि केस रिपोर्ट के तो अंदर तो क्राइटेरिया ही नहीं है, उसमें सैंपल कैसे आएगा। केस ओ रिपोर्ट में अच्छा, हमने, अगर मैंने केस रिपोर्ट बनानी है स्टडी डिजाइन, तो मैं एक ही पर्सन को पकड़ सकती हूँ, उसी पर्सन के हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, स्टार्ट करूंगी साइन, सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, तो पूरा क्या एक ही असेसमेंट सब। पर्सन पे आर्टिकल बन सकता है? हाँ हाँ बनेगा ना, लेकिन उसका नाम क्या होगा, उसका नाम केस रिपोर्ट होगा, ओके 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 ओके। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से उस चीज को लेकर चलें, ठीक है। चलें, कुछ पूछना है किसी और ने मुझसे, कोई और क्वेश्चन है किसी का? मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है वो सैम्पलिंग टेक्निक में से, अच्छा मैंने बेटा लास्ट रुको टाइम। जरा, एक मिनट रुको, अजान अजान हो रही है, अजान की बात पूछते हैं, ठीक है, अजान की बात में पूछती हूँ। ओके मैम। हाँ जी बच्चे पूछे।
मैम वो हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स वाले ये जो असाइनमेंट किया उसमें था कि हमने सब हम्म, सैम्पलिंग टेक्निक्स के अलग अलग आर्टिकल्स निकालने हैं और उनमें उनका नाम मेंशन होगा सैम्पलिंग टेक्निक्स का, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें कोई सैम्पलिंग टेक्निक मेंशन नहीं है। तो वो क्या उस हाँ आर्टिकल जी। में सैम्पलिंग टेक्निक यूज हुई ही नहीं है या फिर वो मेंशन करना नहीं जरूरी नहीं, नहीं है? वो तो आर्टिकल है ना, नहीं नहीं नहीं, यूज हुई होगी, यूज हुए बगैर तो थीसिस नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, जब हम आर्टिकल बना रहे होते हैं ना, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसके अंदर हर कंपोनेंट को डाल दें, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो मैन मेड होता है ना, किसी पर्सन ने नहीं डाला उसके अंदर सैम्पल, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं आपको, तो फिर आप उसको छोड़ दें, कोई और जी। देख लें। अदरवाइज ऐसे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो तो उसने उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया है। 100 पेजेस की फाइल को उसने 3 पेजेस में कन्वर्ट किया हुआ है ना, जी। तो बहुत सारी चीजें फिर रह जाती हैं, रहनी चाहिए नहीं लेकिन रह जाती हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब आप एक काम करेंगे, आप लोग एक काम कर लो, अभी इसको इधर ही मैं खत्म तो कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक चीज करनी है, सबके सबने, ये प्रैक्टिस मैंने पहले भी करवाई हुई है, मैं अगर हायरार्की की बात करूँ तो आपने काफी सारे स्टडी डिजाइन के आर्टिकल्स निकाले हुए हैं ऑलरेडी, लैपटॉप में डाउनलोड करके रख लो पूरी हायरार्की, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में जब भी लेक्चर होता है ना, तो इसको खोलना है, फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगी, सारी हायरार्की के आर्टिकल्स को रख लें अपने लैपटॉप में, सिस्टमैटिक ठीक है रिव्यू मैम। डाउनलोड करें, एक मेटा एनालिसिस कर लें, एक केस रिपोर्ट करें, एक केस सीरीज करें, सबको डाउनलोड करें, और कोशिश करें पिछले 5 साल के अंदर के करें, सबको डाउनलोड करें। नहीं डाउनलोड होता किसी से तो मुझे बता दीजिएगा, निम्रा को बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगी, लेकिन डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट वीक अब आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि चीजें अब आप लोगों ने भी थोड़ी सी एफर्ट करनी है, ठीक है। सबको डाउनलोड करके रखो, शाबाश, एक फोल्डर बना लो सारे हायरार्की के जी ठीक है। आर्टिकल, स्पेशली वो बॉयज जिन्होंने लास्ट टाइम सैम्पलिंग टेक्निक भी नहीं पढ़ी थी, प्लीज उसको भी पढ़ें, उसको भी देखें, और कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक ओके हो गया जी, मैम। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बट ये काम करना है आपको, कि ये असाइनमेंट है, लेकिन अभी मैं से वहां पोस्ट नहीं करूंगी, लेकिन ये असाइनमेंट है, बना लेना ये। जी ठीक है मैम, काफी तो हमने पहले जो क्लासेस में किए थे केस हाँ कंट्रोल को हार्ड वगैरह, वो हाँ, तो इसके अलावा जो बाकी हायरार्की कंप्लीट करके वो एक बाकी फाइल आप फॉर्मेट। इसकी पूरी कर लें, हाँ, सिस्टमैटिक रिव्यू समेत सारे डालने हैं अब, ठीक हो गया, ठीक है ठीक मैम, है ठीक है। क्लास, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।